हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आज हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल का वन शॉट के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। सबसे पहले जब पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो था डोबरनियर का। तो डोबरनियर ने क्या किया कि 3 एलिमेंट लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी और तीसरा एलिमेंट सी। उसने बोला कि ए का एटॉमिक वेट है एटॉमिक वेट फर्स्ट, बी वाले का एटॉमिक वेट है एटॉमिक वेट सेकंड, और सी वाले का एटॉमिक वेट है एटॉमिक वेट ऑफ थर्ड। उसने बोला कि एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट प्लस एटॉमिक वेट ऑफ थर्ड बाई 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड आ जाएगा। तो डोबरनियर के अकॉर्डिंग क्या था कि पहले और तीसरा जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है, उसका जो एवरेज है वो दूसरे वाले एटॉमिक वेट के बराबर होगा। और अगर ये तीनों का अगर बराबर आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट। ओके। पर ये कुछ एलिमेंट तक चला, उसके बाद ये फेल हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, न्यूलैंड आया। न्यूलैंड ने क्या किया, ऑक्टेट रूल दिया। और ऑक्टेट रूल दिया जो म्यूजिक के जो सुर होते हैं उनके बेस के ऊपर। जैसे अपन बात करते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो हर आठवां एलिमेंट उसमें क्या होगा, रिपीट हो गया। ऐसे ही न्यूलैंड ने क्या किया कि जब अपना पीरियोडिक टेबल का जो ट्रेंड दिया था उसके हिसाब से क्या था, एक सेकेंड, उसने दिया जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम हुआ, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फिर उसके बाद क्या आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम। ध्यान दो भाई, जब ये न्यूलैंड ऑक्टेट रूल दिया गया था उस टाइम पे क्या था, डिस्कवरी नहीं हुई थी नोबल गैस की। अगर नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो फ्लोरीन के बाद नोबल गैस नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं इसका। देखो उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल लिथियम उसने पहला एलिमेंट माना, बेरिलियम दूसरा हो जाएगा, बोरॉन तीसरा, कार्बन चौथा, नाइट्रोजन पांचवा, ऑक्सीजन छठवां, फ्लोरीन सातवां, और सोडियम क्या हो जाएगा, आठवां। तो उसने बोला कि जो पहला एलिमेंट है उससे जो आठवां एलिमेंट होगा वो क्या होगा, पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करेगा। मतलब हर आठवां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसने पहला एलिमेंट ले लिया बेरिलियम, अगर उसने बेरिलियम पहला एलिमेंट ले लिया तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम पहला हुआ, बोरॉन दूसरा, कार्बन तीसरा, नाइट्रोजन चौथा, ऑक्सीजन पांचवा, फ्लोरीन छठवां, सोडियम सातवां और मैग्नीशियम क्या हो गया, आठवां। मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो होगी उसका मतलब क्या है, वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है। पर ये भी क्या हुआ, कुछ एलिमेंट तक चला, उसके बाद ये भी फेल हो गया। अब अगर बात करते हैं न्यूलैंड ऑक्टेट रूल के फेलियर होने का, तो सबसे पहला तो फेलियर होने का बड़ा रीजन क्या था, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। और दूसरा रीजन था डिस्कवरी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके। ये कैल्शियम 20 तक ही चलता है न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। फिर उसके बाद आया लोथरमेर कर्व। लोथरमेर ने क्या किया, और ये जो लोथरमेर कर्व था इसने क्या किया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। जैसा कि ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। ध्यान दो भाई, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जब लोथरमेर ने ये ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ के जो टॉप था उस पे आया फर्स्ट ए एलिमेंट, फर्स्ट ए मतलब एल्कली मेटल। तो ये जो टॉप है, टॉप पे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आया एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। अब डिसेंडिंग कर्व बात करें, डिसेंडिंग कर्व का मतलब क्या है, डाउन हिल साइड। तो डिसेंडिंग कर्व पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे फर्स्ट ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोचो, एल्कली अर्थ मेटल। क्यों, क्योंकि फर्स्ट जब अपन पीरियोडिक टेबल बात करते हैं सबसे पहले आता है फर्स्ट ए मतलब एल्कली मेटल, उसके जस्ट आगे क्या आता है, एल्कली अर्थ मेटल। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे आया एल्कली मेटल, उसके जस्ट आगे क्या आ जाएगा, एल्कली अर्थ मेटल। तो डिसेंडिंग कर्व पे क्या आ जाएगा, एल्कली अर्थ मेटल। उसके बाद अगर बात करते हैं बॉटम पे, तो बॉटम पे क्या आएगा, बॉटम पे आता है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अगर एक पूछे तो डी ब्लॉक। ठीक है। और अगर बात करते हैं असेंडिंग कर्व की, तो असेंडिंग कर्व में ब्लैक डॉट से बता रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे नीचे आया, नीचे आया तो क्या हुआ, ये बॉटम बना। उसके बाद क्या हुआ, असेंडिंग कर्व, मतलब यहाँ पे, या फिर बोले तो यहाँ पे जो होगा उसको बोलते हैं हेलोजेंस। मतलब अगर तुमसे पूछेगा लोथर मेयर में तो 4 पॉइंट ही पूछना है। ग्राफ के किसके बीच में बना, तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बना था। दूसरा, टॉप पे क्या बना, टॉप पे बना था एल्कली मेटल। डिसेंडिंग कर्व पे बनेगा एल्कली अर्थ मेटल। बॉटम पे बना डी ब्लॉक, या डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। असेंडिंग कर्व पे बनेगा
हैलोजन। हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आया। ध्यान दो, मेंडलीफ या उससे पहले की जितनी भी पीरियोडिक टेबल थी वो सब क्या किसके ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, तो मेंडलीफ वाली पीरियोडिक टेबल भी किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक वेट के ऊपर या एटॉमिक मास के ऊपर। अब बात करते हैं, देखो मेंडलीफ वाली पीरियोडिक टेबल की कुछ मेरिट है और कुछ डीमेरिट है। सबसे पहली मेरिट की बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या किया था उसने, मेंडलीफ ने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक वेट में सुधार कर दिया था, मतलब उनके क्या किया था, एटॉमिक वेट में करेक्शन कर दिया था। ये उसका क्या हो गया, अच्छा पॉइंट हो गया। ऐसे ही दूसरी बात करें तो कुछ नए एलिमेंट्स का उसने क्या कर दिया था, प्रिडिक्शन कर दिया था, मतलब उस टाइम जो एलिमेंट डिस्कवर्ड भी नहीं हुए थे उनका भी उसने क्या कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे जब वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो कौन से एलिमेंट होंगे, और उनको उसने क्या किया था, एक एलिमेंट नाम दिया था। ठीक है, एक चीज़ और थी, जितने भी उस टाइम खोजे गए एलिमेंट थे, जब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आई थी तो उस टाइम 63 एलिमेंट खोजे गए थे, तो ऑल 63 एलिमेंट्स को उसने क्या कर दिया था, पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया था। ये भी उसका क्या हुआ, मेरिट हुई। अब बात करते हैं जो कुछ एलिमेंट्स की उसने क्या की थी, प्रोडक्शन की थी, उन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, एक का एलिमेंट, मैं यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ, तो उनको बोलते हैं एक का एलिमेंट। ध्यान दो भाई, इसका एक ट्रिक है, वो बताता हूँ सबसे पहले। तो पहले तो बात करते हैं एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का मैग्नीज, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। ध्यान दो भाई, उसने क्या किए थे, मेंडलीफ ने टोटल 4 एक एलिमेंट डिस्कवर किए थे, मतलब उन्होंने कुछ एलिमेंट थे उन उस टाइम जो खोजे गए नहीं थे, उनको बताया कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, और उनको बोल दिया एक एलिमेंट। ध्यान दो भाई, जब एक का बोरोन बोला गया था उसको बोलते हैं स्कैंडियम को, एक का एल्यूमिनियम बोला था गैलियम को, एक का सिलिकॉन बोला था जर्मेनियम को, एक का मैग्नीज बोला था टेक्नीशियम को। अबे याद कैसे रखोगे, तो उसके लिए क्या है, एक ट्रिक है, ट्रिक में लिख रहा हूँ, ध्यान दो। बोल मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को आपस में मिलके आलसी बोल सकता हूँ, बोल आलसी। एमएन मतलब मनमोहन, तो क्या आ गया, बोल आलसी मनमोहन से। एस से मतलब स्कूटर, जी ए मतलब गाड़ी, जी ई मतलब जेल, और तक ले जाए। तो ट्रिक क्या होगी, बोल आलसी मनमोहन से स्कूटर गाड़ी जेल तक ले जाए। बोल मतलब बोरोन, आलसी मतलब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, तो एक का बोरोन हुआ कौन सा, स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, गैलियम, एक का सिलिकॉन क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, एक का मैग्नीज, टेक्नीशियम। याद रखने का तरीका क्या है, बोल आलसी मन से या बोल आलसी मनमोहन से स्कूटर गाड़ी जेल तक ले जाएं। मेरे हिसाब से शायद आप ये एलिमेंट कर लोगे। ठीक है, वापस आते हैं, अब बात करते हैं डीमेरिट की। तो मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी डीमेरिट की बात करते हैं, तो सबसे पहली डीमेरिट आती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पोजीशन थी वो डिस्क्राइब नहीं की मेंडलीफ ने, हाइड्रोजन बॉन्ड की सॉरी हाइड्रोजन की पोजीशन डिस्क्राइब नहीं की, तो हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हुआ, आइसोटोप की डिस्कवरी हो गई, और जैसे ही आइसोटोप की डिस्कवरी हुई तो डीमेरिट हो गया, क्योंकि आइसोटोप का तो क्या हो जाएगा, वेट अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, कहाँ रखोगे, 1H1, 1H2 और 1H3, तो इसका मतलब क्या हो गया, उनको रखना कहाँ पे, क्योंकि अगर जैसे ही आइसोटोप की डिस्कवरी हुई तो उनको एक से ज़्यादा जगह पे थोड़ी ना अरेंज करोगे, ये भी क्या हो जाएगी, उसकी डीमेरिट्स होगी। उसके साथ साथ क्या हुआ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको उसने क्या किया, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार नहीं रखा। अभी ये काम की चीज़ है, इसको बताते हैं, उसको बोलते हैं एनेमलस पेयर। तो एनेमलस पेयर का मतलब क्या है, कुछ उसने एलिमेंट ऐसे थे जिनको एटॉमिक वेट, जिनका क्या था, ज़्यादा था, और एक का एटॉमिक वेट कम था, तो जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा था उनको क्या करना था, बाद में लिखना था, और जिनका एटॉमिक वेट कम था उनको पहले लिखना था। और मेंडलीफ ने क्या किया था, कुछ चेंज किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन था और एक था
पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक वेट कितना होता है 40 और पोटेशियम का कितना होता है 39। ये पता होने के बाद भी मेंडलीफ ने क्या किया, आर्गन को पहले लिखा और पोटेशियम को बाद में, जबकि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल तो बेस किसके ऊपर थी, एटॉमिक वेट के ऊपर। तो मेंडलीफ के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, आर्गन पहले आना चाहिए था और पोटेशियम पहले आना चाहिए था और आर्गन बाद में आना चाहिए था। पर फिर भी मेंडलीफ ने क्या किया था, आर्गन को पहले लिखा था। जब कभी भी मेंडलीफ को ये लगा कि एलिमेंट्स का वेट और उसकी प्रॉपर्टीज में से किसी एक को चूज करना हो, तो मेंडलीफ ने क्या किया था, प्रॉपर्टीज को चूज किया था। प्रॉपर्टीज को चूज किया तो उससे क्या हुआ, आर्गन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो नोबल गैस जैसी हैं और पोटेशियम की कैसी हैं, फर्स्ट मेटल जैसी। तो उसने क्या किया, जिसका प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो हो रही है उसी के अनुसार क्या कर दिया, उनको रख दिया गया। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, ऐसे ही क्या था, एक सेकंड सॉरी, ऐसे ही कोबाल्ट और निकल को रखा और ऐसे ही 3-4 एलिमेंट को उसने अरेंज किया था। तो ये क्या हो गए, उनके डिसिमिलर एलिमेंट बोल दे। तो उनको क्या किया था भाई, एटॉमिक वेट जिनका ज़्यादा था उनको भी पहले रख दिया गया था। ये क्या हो जाएंगी, मेंडलीफ की ड्रॉबैक। ठीक है, तो वापस से बात करते हैं। मेंडलीफ ने क्या किया था, कुछ उसकी मेरिट थी, कुछ डीमेरिट्स थी। मेरिट्स क्या थी, मेजरली क्या था, उन्होंने एटॉमिक वेट में कुछ का एलिमेंट्स का करेक्शन किया था। जैसे कि यूरेनियम हुआ, इनका भी बता दूं तो ये है कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यूरेनियम हुआ, इनका एक ट्रिक है, वो ट्रिक याद रख लो। यू बेईमान इंसान और पिटोगे, ये इनकी ट्रिक है। मतलब यू मतलब यूरेनियम, बेईमान मतलब बेरिलियम, इंसान मतलब आयोडीन, और मतलब ओरम, और पीटी मतलब पिटोगे मतलब प्लेटिनम। तो इन एलिमेंट्स का क्या किया था, उन्होंने एटॉमिक वेट में भी करेक्शन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस था मोजले के एक्सरे एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर। मोजले ने एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया, उससे पता चला कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक वेट की। तो उसके हिसाब से निकल के आया कि देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताता है कि जो एलिमेंट्स है उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक और रासायनिक जो गुण है, वो एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन या फिर बोलते हैं उनके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पीरियोडिसिटी के कारण। तो एक क्या हुआ, एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या हो जाते हैं, एक जैसे समान संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन विन्यास आ जाता है, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की रिपीटेशन हो जाती है। उसकी वजह से क्या हुआ, ये सब चीज़ें हुई। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। जब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो पीरियोडिक टेबल एक बहुत बेसिक सा वो है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, इस साइड जो होते हैं, जो दो इस साइड जो दो ग्रुप हैं वो क्या हो जाएंगे, एस ब्लॉक के। बीच में क्या हो जाएंगे, 10 क्या हो जाएंगे, डी ब्लॉक के। इस साइड जो 6 हैं ये क्या हो जाएंगे, ये 6 ग्रुप पी ब्लॉक। और नीचे क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक। एक्चुअली ये एफ ब्लॉक क्या है, यहाँ से निकाल के ही नीचे रखा गया है। ठीक है, वापस से बात करते हैं। तो इस साइड क्या हुआ, एस ब्लॉक, फिर आया डी ब्लॉक, फिर आया पी ब्लॉक, और नीचे क्या हुआ, एफ ब्लॉक। एक्चुअली जो एफ ब्लॉक है वो एस और डी के बीच में यहाँ से निकाला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं वापस से एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो उसका एक सीक्वेंस है, उसका एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं NS n-2 F n-1 D N P। इसमें क्या करते हैं, n की वैल्यू रखेंगे। अब इतना तो पता होगा कि जो s ऑर्बिटल है वो n बराबर 1 से स्टार्ट होता है, p ऑर्बिटल n बराबर 2 से, d n बराबर 3 से, f जो होता है वो n बराबर 4 से स्टार्ट होता है। तो उसके हिसाब से जब अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन s वाले सब सेल में जाएगा तब क्या हो जाएगा, वो s ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। अगर आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन p सब सेल में जाएगा तो p ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा।
और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर n-1 डी में चला गया तो इसका मतलब क्या है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। और अगर n-2 एफ में चला गया तो वो क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, एक चीज़ और है, एफ एस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उनका ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 1 से लेकर 2। ये बताया था पहले 2 ग्रुप क्या है भाई, एस ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक क्या होता है, ग्रुप 13 से लेके 18 के बीच में ये वाला रेंज जो होता है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। एस ब्लॉक कैसे होते हैं, सारे के सारे मेटल। लेकिन अगर बात करते हैं पी ब्लॉक की, उसमें क्या होंगे, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स दोनों होते हैं। तुमको पता होगा कि यहाँ पे ऐसे मेटलॉइड्स। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक क्या होंगे, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, और इसमें क्या होंगे, ट्रांजिशन मेटल होंगे। अब बात करते हैं अगर एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक होता है ग्रुप नंबर 3 में। अभी 2 मिनट पहले बताया था कि एफ ब्लॉक क्या है, एक्चुअली यहाँ से निकाला गया है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3 से लेके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 11 तक क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप 3 से लेके 12 तक, ये क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक। अब बात करते हैं आगे, कोई भी अगर एलिमेंट है उसको कहाँ से कैसे खोजेंगे। तो कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसको पहचान करने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात करते हैं अगर उसका पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है। तुमको दे दिया कोई भी एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एन एस, ऐसा लिख देता हूँ 6s2 4f 14 5d2 हो गया। अगर मैं ये तुमको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे दिया और फिर तुमसे पूछा कि इसका पीरियड नंबर बता दो, तो पीरियड नंबर के लिए क्या करेंगे, एन की जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे एन की क्या है, 5 है, 4 है या 6 है। जब बात करते हैं एन की हाईएस्ट वैल्यू तो वो क्या है, 6। इसका मतलब क्या है, उसका पीरियड नंबर क्या हो गया, 6। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ उसका ब्लॉक पूछे, तो ब्लॉक क्या करेंगे। अब ब्लॉक के लिए क्या करते हैं, 3-4 तरीके हैं। अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा एन एस में जाने वाला इलेक्ट्रॉन। तो अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में गया तो एस ब्लॉक का है, पी वाला है तो पी में, और डी में आखिरी इलेक्ट्रॉन गया तो डी का, और एफ में गया तो एफ। तो बात करते हैं अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसका एन एस इलेक्ट्रॉन की संख्या ही वो क्या हो जाएगी, उसके ग्रुप नंबर आ जाएंगे। अब बात करते हैं पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके लिए क्या करते हैं, जो उसके पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो प्लस उसमें क्या कर देंगे, 12 जोड़ देंगे। ऐसे अगर बात करूँ डी की, तो उसके एस में और डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सबका सम कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है वो परमानेंट होता है, या तो ग्रुप नंबर 3 बोल दूँ या फिर बोल दूँ 3 भी। ठीक है, अगला बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट मतलब आवरण प्रभाव। ये क्या होता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर लगाया गया क्या होता है भाई, रिपल्सन, उसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसका अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इस पे जो रिपल्सन फील होगा उसी को क्या बोल देंगे, शील्डिंग इफेक्ट। अब बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट का, तो एक स्लेटर रूल होता है, उसके हिसाब से क्या होता है, सिग्मा की वैल्यू होती है। जिस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट चेक करते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब उसके इफेक्ट को क्या बोलते हैं, नील मतलब 0। अब बात करते हैं उसके बाकी के जो अदर इलेक्ट्रॉन हैं उसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितने लेते हैं, 0.35। अगर वो बाकी के इलेक्ट्रॉन n-1 s के हैं या फिर n-1 p के हैं तो उसके लिए लेते हैं 0.85। और अगर n-2 या उससे भी अंदर वाले सेल के हैं तो उनके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1। और उसके हिसाब से क्या निकालते हैं, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसकी वैल्यू क्या होती है, जेड माइनस सिग्मा के बराबर। जेड क्या होता है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और सिग्मा क्या है अभी, स्लेटर रूल के हिसाब से सिग्मा। ठीक है, अब बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। तो शील्डिंग इफेक्ट, एस का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है, पी का उससे कम, डी का उससे कम, और एफ का सबसे कम होता है। ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, याद रखना, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब जेड इफेक्टिव के बारे में। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। जेड को क्या बोलते हैं, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज या फिर बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और सिग्मा क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट, वो शील्डिंग इफेक्ट के कारण से सबसे बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन्स है उसके द्वारा महसूस किया गया जो वास्तविक अट्रैक्शन है या इफेक्टिव अट्रैक्शन बाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन।
उसी को क्या बोलते हैं भाई। देखो अब लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि जेड की वैल्यू बढ़ती है। अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो देखो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, लेकिन सिग्मा की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। उसकी वजह से क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। लेकिन जब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम की, तो टॉप टू बॉटम जाते टाइम क्या हुआ, जेड इफेक्टिव लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये भी वैल्यू याद रख लेना। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं जब एटॉमिक साइज की, तो साइज के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो जो कोई भी एटम होता है उसमें अनेक टाइप की रेडियस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनमें कोवलेंट रेडियस होगी, मेटेलिक रेडियस होगी, वैन डर वाल्स रेडियस होगी। मेटेलिक को ही आयनिक बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोवलेंट रेडियस होगी, तो कोवलेंट रेडियस में क्या हो जाएंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। मतलब क्या हो जाएंगे, एटम के जो ऑर्बिट है वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो रखे होंगे। उसकी वजह से उनकी दोनों के जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो इसके नीचे क्या लिखा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की से जुड़े दो एटम्स के बीच में जो न्यूक्लियस के बीच में जो आधी डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं, उनकी रेडियस होगी। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं मेटेलिक रेडियस या आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस या मेटेलिक रेडियस में क्या होंगे, दो एटम्स हैं वो केवल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब उसको एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनके बीच की जो रेडियस है वो उन दोनों के बीच का, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का आधा होगा, पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोवलेंट की तुलना में थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्यों? इसमें तो ओवरलैप कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे तो उसका क्या हो गया, उसका कुछ पार्ट कॉमन हो गया। लेकिन इसमें क्या हो गया, केवल और केवल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, उसकी वजह से रेडियस का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं वैन डर वाल्स रेडियस की। तो वैन डर वाल्स में क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से इस एटम के बीच में क्या हो जाएगा, गैप बढ़ जाएगा। उनके बीच का जो ये जो डायग्राम है इसको भूल जाना, एक्चुअली एक एक्स्ट्रा यहाँ पे गोला लग गया है। तो देखो दोनों एटम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर है, तो उनके बीच का जब गैप क्या है, खाली है। अब अगर मैं इन दोनों के बीच की रेडियस निकालूंगा तो वो क्या आएगी, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, जैसे फॉर मैंने इसको बोला ई, इसको बोला एच, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई, उसी को क्या बोल देंगे, वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि रेडियस में, इन तीनों रेडियस में सबसे ज़्यादा रेडियस कौन सी होगी, तो सबसे ज़्यादा कौन सी होगी, वैन डर वाल्स। क्यों होगी, क्योंकि उनके बीच में क्या हो गया, गैप बहुत ज़्यादा है। अब गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, अब अगर इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, यहाँ से और यहाँ के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच की रेडियस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो गई। उससे कम किसकी होगी, मेटालिक की, और उस सबसे कम किसकी होगी, कोवलेंट की। तो ये यही लिखा हुआ है। देखो जो वैन डर वाल्स रेडियस है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी मेटालिक या फिर बोलते हैं आयनिक, और सबसे कम कौन सी होगी, कोवलेंट। तो कोवलेंट रेडियस सबसे छोटी होगी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये याद रख लेना भाई। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के भी कुछ एक्सेप्शन है। नॉर्मली क्या होता है, अगर पीरियोडिक ट्रेंड देखें तो लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो क्या होता है, रेडियस कम होती जाती है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, आयनिक रेडियस की बात करें तो एनाइन की जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होती है, न्यूट्रल की उससे कम, कैटाइन की उससे कम। ये ध्यान देना, ये मेजरली आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक एलिमेंट्स के या तो अलग अलग आयन हो या फिर क्या हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो, उनके लिए ही लगेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं देखिए फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है, जैसे कि अब बात करें जैसे कि O-2, F-1, N-3, Na, अगर मैं इनसे Na+, चलो इनके बारे में अगर तुमसे पूछूं कि इनकी रेडियस का अगर तुमसे पूछे जाए, इनकी रेडियस बताओ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो देखो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, -3 का मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए तो उसके पास कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर O-2 की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो कितने हो गए, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर फ्लोरीन की बात करें तो 9 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कितने हो गए, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सोडियम के पास कितने हैं भाई, 11, एक कम कर दिया तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ये सब के सब क्या है भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, अगर उनकी रेडियस देखा जाए तो जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका क्या हो जाएगा, साइज उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है क्वेश्चन।
अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, तो सबसे बड़ा साइज होगा n-3 का। उससे कम किसका होगा, O-2 का। उससे कम किसका होगा, F- का। उससे कम नियॉन का। और सबसे कम किसका होगा, Na+ का। ठीक है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ध्यान रखना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसकी साइज उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही सेम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन दे दिया C-, एक C और एक C+। अगर तुमसे एक ही एलिमेंट्स के अगर आयंस के बारे में पूछे, फिर तुमसे पूछे कि इनका भी साइज का ऑर्डर में अरेंज कर दो, तब भी क्या आएगा, नेगेटिव वाले का जो साइज है वो सबसे ज़्यादा, पॉजिटिव वाले का सबसे कम। तो क्या हो जाएगा, C- का साइज सबसे बड़ा, कार्बन का, न्यूट्रल का उससे कम, और C+ का जो साइज है वो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड्स है, मतलब लेफ्ट से राइट जैसे आयनिक रेडियस घट रही है, टॉप टू बॉटम बढ़ रही है, उससे अलग ट्रेंड आता है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो पहला बात करते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, मेजरली क्या होता है, बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में क्या होता है, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए। लेकिन जब बात करते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, तो इसमें क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता जाना चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम का जो साइज है वो लगभग क्या होता है, बराबर होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और गैलियम का जो साइज है लगभग बराबर क्यों है, अरे यार, एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज क्या है, लगभग बराबर है, उसके पीछे रीजन क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली क्या है, जो डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, मेजरली क्या होती है, बोरोन फैमिली, उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि जस्ट गैलियम से पहले डी ब्लॉक भरा गया है, उसकी वजह से उसका साइज भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा साइज में एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। अगली बात करते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब पहली बार लेंथेनाइड सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, उनका साइज, एटम्स का साइज छोटा हो जाता है। जैसे कि 4D और 5D सीरीज की बात करें तो 5D का साइज क्या हो जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा छोटा हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, 5D और 4D का जो साइज है वो लगभग बराबर हो जाएगा। तो जैसे जर्कोनियम होफ्नियम का साइज क्या होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन अगर तुमसे पूछा जाए तो एफ जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स है उसका वेरी पुअर इफेक्टिव शील्ड या वेरी पुअर शील्डिंग की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक में जो ट्रेंड्स होता है वो पहले क्या होता है, अगर बात करें तो पहले सबसे पहले साइज कम होता है, लगभग कांस्टेंट होता है, फिर वापस से बढ़ने लग जाता है। इसका भी बता देते हैं, डी ब्लॉक में जो ट्रेंड्स पहले घटेगा, फिर लगभग कांस्टेंट होगा और लास्ट में बढ़ने लग जाता है। तो डी ब्लॉक का बात करें तो साइज का ऑर्डर होता है, स्कैंडियम का साइज, उससे ज़्यादा टाइटेनियम, फिर उससे ज़्यादा वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो पहले स्कैंडियम का ज़्यादा होता है, फिर टाइटेनियम उससे कम, वेनेडियम उससे कम, फिर क्रोमियम का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर कॉपर और जिंक। ये ऑर्डर होता है, मतलब पहले साइज डिक्रीज होगा, लगभग कांस्टेंट होगा और फिर वापस से बढ़ने लग जाएगा। ये क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और उसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप। सबसे पहले बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 प्रोटॉन नंबर्स की। अगर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। या तो यहाँ से ऐसे कर लो या फिर क्या कर लो, चार्ज से कर लो। तो क्या हो जाएगा, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या हो जाएगा, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये बताया था N-3, नाइट्रोजन के पास कितने, 7, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बात करते हो, ऑक्सीजन के पास 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास 9, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन के पास खुद के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास कितने हो, 11, एक कम कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास कैसे थे, 12 इलेक्ट्रॉन, 2 कम कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 कम कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन। सबके पास क्या है भाई, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इसका मतलब क्या है, अब इनका साइज निकालने के लिए क्या कर दोगे,
या तो उनकी नंबर ऑफ प्रोटॉन जिनके पास कम होंगे उसका क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, या फिर क्या कर सकते हैं ऐसे कि इनको ऐसे लिखते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिकली साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। जैसे n-3 का साइज सबसे बड़ा है और सबसे कम चार्ज किसका होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जैसे एल्यूमिनियम+3 के पास। ठीक है, अगली बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप की। तो सेकंड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी से होती है। जैसे कि ये बात करते हैं विकिरण में नीचे जाने पर आकार और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लगभग सेम रहती है। जैसे कि लिथियम और मैग्नीशियम है, अगर इन दोनों को देखेंगे तो इनका साइज भी क्या है, लगभग बराबर, और इनकी EN जो है वो भी क्या है, लगभग बराबर है। तो इनके साइज और EN लगभग एक जैसी रहती है। इससे इनके क्या हो जाएंगे, केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी एक जैसी होती हैं। जैसे लिथियम की किसके बराबर हो जाएंगी, मैग्नीशियम की। ऐसे ही क्या हो जाएगा, बेरिलियम की किससे बराबर हो जाएंगी, एल्यूमिनियम की। मतलब बेरिलियम और एल्यूमिनियम की EN और साथ में इनका साइज क्या हो गया, बराबर, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, बराबर है। ऐसे ही बोरोन और सिलिकॉन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, एक जैसी। मतलब कुछ एलिमेंट सेकंड और थर्ड पीरियड के ऐसे हैं जिनका साइज और EN डिफरेंस क्या है, सेम है, उसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाती हैं। उसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है IP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना भाई। IP क्या होता है, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को परमानेंट बाहर निकाल देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर बोलते हैं IP। तो किसी गैसीय अवस्था में किसी विलगित या आइसोलेटेड परमाणु से सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को IP बोलते हैं। मतलब किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन्स को अपने को बाहर निकालना है। एक चीज और ध्यान रखना, जो सक्सेसिव IP होती है, मतलब सक्सेसिव IP की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। सक्सेसिव IP का मतलब क्या है, अगर किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये पर कोई एलिमेंट है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन था, इसको परमानेंट बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन्स को परमानेंट बाहर निकाल दिया, उसके बाद जो इसमें बचा अगले वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर निकालेंगे, पहले से अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, दूसरे वाले एलिमेंट्स को बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या सेम रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, उससे क्या हो गया, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ गया, उसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया। और अगर क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल रहे हैं, दो के बाद अगर तीसरे को निकालेंगे तो उसके लिए और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटॉन अभी भी न्यूक्लियस में सेम है, जबकि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। उससे क्या हो जाएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से और ज़्यादा टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव IP की वैल्यू क्या होती है, लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, अगर उसी एटम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी में से अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो और उससे भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, IP फर्स्ट की वैल्यू सबसे कम होगी, IP सेकंड की वैल्यू उससे कम होगी, सॉरी IP सेकंड की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, और IP थर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, IP फर्स्ट एंड IP सेकंड दोनों से ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं कहीं IP बोल दूं या IE बोल दूं तो यहाँ पे अपन दोनों को एक ही कंसिडर करते हैं, बाकी फिजिकल में बात करेंगे अलग अलग होते हैं दोनों। ठीक है, अभी अपन IP बोल सकते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलूं या आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही है, इनऑर्गेनिक में एक ही मान के अपन आगे कंसिडर करते हैं। एक्चुअली में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा फिजिकल का वेट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, कोई मेटल है, कोई एलिमेंट है, उसको एनर्जी दिया, ये M+ बना और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। मतलब किसी एलिमेंट्स को एनर्जी दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ये जनरली कैसी होती है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब किसी एटम में से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एटम पहले से स्टेबल होगा, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक है, उसका मतलब क्या है, उसका डेल्टा H पॉजिटिव है। ठीक है, ये और पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव बढ़ता है और बाकी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है, अपन ने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। अब बात करते हैं IP को इफेक्ट करने वाले कारक। IP को सबसे पहले क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज। तो देखो
आईपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? साइज के। अगर एटॉमिक साइज बढ़ा देंगे तो आईपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा बात करते हैं जेड इफेक्टिव। अगर बात करते हैं जेड इफेक्टिव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आईपी। अगर क्या करते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ा देते हैं तो आईपी की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। ऐसे आया पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का बताया होगा, एस का जो पेनिट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है, पी का उससे कम होता है, डी का उससे कम होता है, और एफ का क्या होता है? सबसे कम पेनिट्रेशन होता है। ठीक है। और उसके बाद आता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर बात करते हैं स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से, तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल है उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? अदर एलिमेंट से ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका आईपी क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं तुमको किसी को यहीं पे समझाता हूँ। स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अगर इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो लिथियम का क्या आएगा भाई? 2s1। बेरिलियम का क्या आएगा? 2s2। इसका आएगा 2s2। इसका आएगा 2p1। ऐसे बोल सकता हूँ 2s2 2p1। इसका आएगा 2s2 2p1। इसका 2s2 2p2। इसका 2p3। इसका 2p4। इसका 2p5 और इसका 2p6। अब बात करते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या हो गया? तो बेरिलियम का हो गया। एक हाफ फील्ड हो गया नाइट्रोजन का, और फुल फील्ड हो गया किसका? नियॉन का। एक चीज़ याद रखना, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अगर नॉर्मल ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा? साइज कम हो गया तो आईपी बढ़ जानी चाहिए। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आईपी बढ़ जानी चाहिए। पेनिट्रेशन इफेक्ट के हिसाब से क्या हो गया भाई? पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पहले एस में आए थे, तो इसके हिसाब से क्या हो गया भाई? पहले साइज क्या होगा? पहले आईपी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, बाद में कम होनी चाहिए। और अगर बात करें स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की तो क्या हो जाएगा? बीच में 3 एलिमेंट हैं जिनका क्या हो जाएगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इनमें चेंज आना चाहिए। तो कुल मिला के एक ही चीज़ याद रखनी है तुमको, लेफ्ट से राइट जब जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, एक लाइन याद रखना, वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैंने नीचे लिख दिया है। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एलिमेंट है उसका जो आईपी है वो अपने जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। एग्जैक्ट यही लाइन याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एलिमेंट आ रहा है जिसका स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो आईपी है अपने जस्ट अगले वाले एलिमेंट से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं बेरिलियम और बोरोन का, तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या हो जाएगा? बेरिलियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, उसके जस्ट अगले वाले एलिमेंट मतलब बोरोन से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2p3 और ऑक्सीजन क्या है? 2p4। मतलब नाइट्रोजन स्टेबल है, हाफ फील्ड है, उसकी वजह से इसका जो आईपी है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा, और नियॉन सबसे ज़्यादा है ही। तो पीरियोडिक टेबल में अगर बात करूँ तो लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। पहला आएगा बेरिलियम, दूसरा आएगा बोरोन। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 2s2। बोरोन की बात करें तो देखो 2s2 और 2p1, एक p ऑर्बिटल हो रहा है, तो 2s2 2p1। तो बोरोन की बात करें तो 2s2 और 2p1। अब इसमें देखोगे तो बेरिलियम कैसा है? हाफ फील्ड, ओ सॉरी फुली फील्ड है। तो बेरिलियम अगर फुली फील्ड है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसका आईपी की वैल्यू जस्ट आगे वाले से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब बोरोन से ज़्यादा हो जाएगी। ये लिखा है बेरिलियम का जो आईपी है वो किससे ज़्यादा है? बोरोन से ज़्यादा है। ठीक है। ऐसे ही बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p3। तो 2p3 आ गया, देखो तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ऐसे ही अगर बात करो ऑक्सीजन का तो क्या आएगा उसका? 2s2 और 2p, सॉरी ये 2p है, 2p4। 2p4 का मतलब क्या है? देखो p में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ना ये हाफ फील्ड है ना ये फुली फील्ड है। तो ना ये हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाफ फील्ड है, मतलब स्टेबल है, उसकी वजह से किस ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अगले वाले से ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट अगर मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा?
जनरल ट्रेंड में बोले तो आईपी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वालों की जो आईपी है वो अपने जस्ट अगले वाले एलिमेंट से ज़्यादा हो जाएगी। इतना सा याद रखना है बस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रख लेना, ठीक है। ऐसे ही बात करें ग्रुप नंबर 13 की, तो एल्यूमिनियम और गैलियम में भी क्या होता है, यहाँ पे गैलियम के अंदर टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या हो जाएगा, आईपी की वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, गैलियम का जो आईपी है वो एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही पीबी और एसएन में, लेड और टिन में भी क्या होता है, ये सेम ही ऑर्डर लग जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईपी। एप्लीकेशन में सबसे पहले बात करते हैं मेटेलिक करैक्टर की। तो आईपी जो होता है या आईई जो होता है वो मेटेलिक करैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है भाई, फॉर एग्जाम्पल ये पीरियोडिक टेबल है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये तो क्या है, सारे सारे मेटल, और यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल पी ब्लॉक में। तो देखो, जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आईपी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर मेटलिक करैक्टर की बात करूं तो आईपी के क्या हो जाएंगे, आईपी बोलूं या आई बोलूं एक ही बात है, वापस से बोल रहा हूँ। तो लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं तो आईपी और या आई की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगर आईपी आई की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, मेटलिक करैक्टर कम हो जाएंगे। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। ऐसे ही बात करता हूँ रिड्यूसिंग नेचर का, तो रिड्यूसिंग नेचर से भी क्या हो जाती है, आईपी की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये तुमको पता होगा सक्सेसिव आईपी का भी जो स्टार्टिंग बताया था, आईपी थर्ड की बोले तुमसे आईपी सेकंड से ज़्यादा होगी वैल्यू या कम होगी, तो पता है कि सक्सेसिव आईपी की वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या है, आईपी थर्ड की वैल्यू आईपी सेकंड से ज़्यादा होगी, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, और आईपी सेकंड की वैल्यू आईपी फर्स्ट से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी। अगर आईपी की वैल्यू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम है तो क्या हो जाएगा, उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कोई भी एलिमेंट उसका ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर कोई एलिमेंट है उसकी जो आईपी की वैल्यू है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा है तो उसका क्या हो जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ज़्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एलिमेंट ले लिया एक्स, अगर मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला और एक्स प्लस बनाया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, अब मैं तुमसे बोला कि इसकी जो आईपी की वैल्यू है, आईपी की वैल्यू अगर इसकी फॉर एग्जांपल 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उससे ज़्यादा है, इसका मतलब एक्स इज मोर स्टेबल देन एक्स माइनस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोई एलिमेंट है वाई और ये बना है वाई प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इसकी आईपी की जो वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, ये लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, वाई प्लस इज मोर स्टेबल देन वाई, ठीक है, हो जाएगा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो आईपी में था बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। आईपी में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे थे, इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऐड करने पर जो एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज होती है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब ई है। तो कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है, उसमें क्या किया अपन ने, एक इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड कर दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या हो जाएगा, उससे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी जो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक चीज़ ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जनरली कैसी होती है, एक्जोथर्मिक, मतलब उसमें क्या होती है, जनरली एनर्जी बाहर निकलती है, मतलब जनरली कैसा होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। पर कुछ एलिमेंट हैं जिनके लिए क्या हो जाती है, ये एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक किन किन के लिए होती है वो बात कर लेते हैं, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और साथ में होल इनर्ट गैस। ये सब क्या है भाई, या तो हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। और जिनका हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या वो इजीली ऐड कर लेंगे, नहीं, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। अगर उनमें फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, उनकी ई एक ऐसी हो गई एंडोथर्मिक, मतलब उनको ही डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है।
तो हैलोजेंस की जो ई है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं नोबल गैसेज, उनका ई कैसा होगा, पॉजिटिव। अपन ने बोला था नोबल गैस के साथ साथ क्या होती हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और इनर्ट गैस, इन सब का जो ई होता है वो कैसा होता है भाई, एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक मतलब उनका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी सब जो एलिमेंट हैं उनके लिए डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब एक्जोथर्मिक हो जाएगा। अब बात करते हैं वापस से ट्रेंड के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या हो जाएगा, वही जो ट्रेंड कि पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन साइज होता है। और ये ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जेड इफेक्टिव के। ध्यान देना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन साइज बोला है मैंने, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज बोल दूं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन साइज बोल दूं, ये ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जेड इफेक्टिव के। ठीक है, इससे क्या हो गया, लेफ्ट से राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता जाता है। फिर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साथ में क्या बोलूँ, साइज, साइज तो घटेगा। अगर साइज घटेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का नॉर्मल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर तुमको पता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन क्या हो गए, एंडोथर्मिक, उनका ये कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही बात करूँ टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव तो क्या है, लगभग कांस्टेंट। और अगर मैं तुमसे पूछूं साइज का, तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है मतलब जेड इफेक्टिव का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो जो ऑर्डर आएगा वो साइज से आएगा, और साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कम हो रहा है। तो नॉर्मल ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, हटा दूँ इसको। अब बात करते हैं वापस से, हो गया। देखो, अब बात करते हैं सेकंड पीरियड में। तो सेकंड पीरियड में बात करते हैं, देखो लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, बोरॉन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, नियोन हुआ। बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ और इनर्ट गैस हुआ। ये तो कैसे हैं, इनका ये तो कैसा है भाई, ये अभी जिनको ये एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में एंडो ही लिख रहा हूँ, एंडोथर्मिक। और बाकी सबका कैसा है, एक्जोथर्मिक। अब अगर तुमसे पूछोगे इनका ऑर्डर कैसा आएगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा भाई, लेफ्ट से राइट ये बढ़ रहा था, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का। उससे कम किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। उससे कम किसका हो जाएगा, कार्बन का। ध्यान देना भाई, एक चीज़ और है, लिथियम और अगर बोरोन की बात करूँ तो लिथियम और बोरोन में से क्या हो जाएगा, ये लिथियम का ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, लिथियम का जो ये है और बोरोन से भी ज़्यादा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्योंकि जब पहली बार, अब इसको भी मैं समझा देता हूँ, रुको। देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और बोरोन की बात करूँ, लिथियम का है 2s1, इसका 2s2 2p1। अगर मैं लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं और बोरोन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो तुम बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा Li नेगेटिव और 2s2, मतलब लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ऐसे बोलता हूँ, 2s2। और बोरोन का कैसा होगा, 2s2 और 2p2। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन बोरोन जब बात करते हैं, बोरोन स्टेबल नहीं हुआ, ना हाफ फिल्ड हुआ ना फुली फिल्ड हुआ। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लिथियम का जो ये है वो बोरोन से भी ज़्यादा हो जाता है, ध्यान देना। तो कार्बन के बाद क्या आएगा, लिथियम, और उससे कम क्या हो जाएगा, बोरोन। ये ऑर्डर आ जाएगा। हो गया, वापस से बोलूँ, लिथियम और बोरोन में बात करें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, बोरोन को हुआ 2s2 और 2p1। लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब लिथियम का जब ये देखते हैं तो ये के बाद क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2s2। लेकिन अगर बोरोन की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या, 2s2 और 2p2, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 2s2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो ये है उसकी वैल्यू जो है वो बोरोन से ज़्यादा हो जाएगी। तो ध्यान देना, बिकॉज ऑफ, इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो पहली बार जब पी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और पहली बार उसकी वजह से आता है। वापस से बात कर लेते हैं, हो गया इतना।
अब बात करते हैं एक्सेप्शन केस स्टडी। अब बात करते हैं फ्लोरीन, इसको तो 2 मिनट बाद बताते हैं। हो गया। सबसे दो देखो, पी ब्लॉक में बात करते हैं थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड में जो वेरिएशन आते हैं, वापस से मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ये तो क्या हुआ, सेकंड पीरियड के बारे में बात की अपन ने। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड के बारे में। ध्यान देना, केवल और केवल ये पी ब्लॉक के लिए ही बोलूंगा। अब जो मैं बता रहा हूँ वो केवल और केवल पी ब्लॉक के लिए। एक सेकंड में पेज ऐड कर लेता हूँ। ध्यान दो भाई, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़ना। अगर मैं बात करूं सेकंड एंड थर्ड ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सेकंड और थर्ड ग्रुप के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बी ब्लॉक के लिए क्या करूँगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। लिथियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ध्यान देना भाई, ये तो क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट। अपन ने एस ब्लॉक के लिए नहीं बोला है। एस ब्लॉक के लिए जो नॉर्मल ट्रेंड है वो ही फॉलो होगा। तो नॉर्मल क्या बोलता है, लेफ्ट से राइट क्या होगा, ई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ा दो, ये बढ़ जाएगी। और टॉप टू बॉटम ई की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, वही कर दो। इसका मतलब क्या है, ऐसे ऑर्डर आ जाएगा, लेफ्ट से राइट बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये ऑर्डर आया। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो ये सब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो पी ब्लॉक में क्या हो जाता है, जब लेफ्ट से राइट जाते हो तब तो ये की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है, इसमें भी बढ़ रही है। लेकिन जब बात करते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो ये है वो सेकंड पीरियड वालों से, इसको बोलते हैं सेकंड पीरियड, इसको बोलते हैं थर्ड। ध्यान देना भाई, सेकंड पीरियड वालों की और थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने को मिलता है। नॉर्मल जो ट्रेंड है उसके बिल्कुल अगेंस्ट देखने को मिलता है। नॉर्मल ट्रेंड बोल रहा है कि टॉप टू बॉटम जाते हो तो ई की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। परंतु जब बात करते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की, तो जो थर्ड पीरियड वालों के जो ई है वो सेकंड पीरियड वालों से ज़्यादा हो जाती है। उससे क्या हो जाएगा, क्यों होती है वो तभी 2 मिनट बाद बताएंगे। उससे हो क्या गया, उससे हो गया कि बोरोन और एल्यूमिनियम में बात करें तो एल्यूमिनियम की ई क्या हो जाएगी, बोरोन से ज़्यादा। ऐसे ही कार्बन और सिलिकॉन में से सिलिकॉन की ज़्यादा, नाइट्रोजन फास्फोरस में फास्फोरस की ज़्यादा, ऑक्सीजन सल्फर में से सल्फर की ई ज़्यादा हो जाती है। ध्यान देना, मैं ई का ऑर्डर ही लिखा रहा हूँ तुमको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेल्टा एच ई जी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या ये, ठीक है। अब ये कैसे हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दो भाई, ये तो फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, ये न्यूक्लियस हुआ, और ये क्या हो गया, क्लोरीन हुआ, इसका न्यूक्लियस हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं फ्लोरीन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करूं तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, कितने हो गए सोचो, 2s2 2p 5। क्लोरीन की बात करूं तो 2s2, सॉरी एक सेकंड, 3s2, क्लोरीन के 3s2 3p 6, और इसका 3d तो खाली पड़ा है। हो गया। अब बात करूं, देखो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो फ्लोरीन की बात कर रहे हैं ये, और यहाँ पे क्लोरीन की। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7। फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें यहाँ पर, फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये होगी, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके आउटर मोस्ट में भी यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, आ कितने सकते हैं, 18। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, क्लोरीन, क्लोरीन की या फ्लोरीन की। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, क्यों, उसके पास 8 की जगह थी और उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। जबकि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास क्या है भाई, जगह तो 18 की है और अभी भी 7 ही एलिमेंट ऑक्यूपाई किए हुए हैं। मतलब डेंसिटी क्या है, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। अगर बात करते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, उससे क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो नया वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लोरीन में ऐड करना, और एक क्लोरीन में ऐड करना। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वो रिपेल भी तो ज़्यादा करेगा ना, मतलब पहले से ही वो डेंस भरे हुए हैं, तो नया इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ वही क्लोरीन की,
तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से नया इलेक्ट्रॉन इजीली उसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यही बात यहाँ बता रखी है। देखो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कैसा है, छोटा साइज है और इसका जो रिपल्सन है वो ज़्यादा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भाई, ज़्यादा है। ऐसे ही अगर बात करूँ तो क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन कम है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भाई, कम है। क्लोरीन की ज़्यादा थी, क्लोरीन की कम थी। अगर बात करें फ्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना और ऐसे ही क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, जब फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो मुश्किल से ऐड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा, उससे क्या हो जाएगा, उसका रिपल्सन ज़्यादा होगा। ऐसे ही बात करते हैं क्लोरीन में, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्लोरीन की तुलना में क्या हो जाएगा, ईजी होगा, और अगर ईजी होगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसका ई की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर पाएगा। ठीक है, वापस से बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना। पी ब्लॉक में जब बात करते हैं थर्ड पीरियड एंड सेकंड पीरियड की, तो जो ई होती है वो थर्ड पीरियड वालों की ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड वालों की तुलना में। हो गया ये, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन में थे, तो यहाँ पे क्लोरीन की जो ई है वो पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा ई होगी। ऐसे ही बात करें सल्फर और ऑक्सीजन में से, तो ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज़्यादा ई किसकी होगी, सल्फर की, क्योंकि तुमको पता है भाई थर्ड पीरियड वालों की ये सेकंड वालों से ज़्यादा होती है। ठीक है, कारण बता दिया कि सेकंड पीरियड में फ्लोरीन ऑक्सीजन का आकार बहुत छोटा होता है, इससे इलेक्ट्रॉन में भारी रिपल्सन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दो या फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बोल दो, सेम बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ईएन के बारे में बात करें। ईएन क्या होती है कि कोई कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, उसमें से शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई शेयर पेयर है या कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब सहसंयोजक बॉन्ड है, उसमें जो शेयरिंग किए हुए इलेक्ट्रॉन्स पेयर है उसको अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह एक क्या है भाई, रिलेटिव फिनोमिना है। रिलेटिव क्यों, डिपेंड करेगा दूसरे एलिमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसकी ई एन क्या हो जाएगी, अलग होगी, और हाइड्रोजन को हटा के मैं अगर क्या कर दूं, क्लोरीन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट जोड़ दूं, तो उसकी जो ई एन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, ई एन डिफरेंस चेंज होता रहेगा। अब बात करते हैं, अगर नोबल गैस की बात करें तो उनके लिए ई एन क्या बोलते हैं, जीरो मानी जाती है। एक चीज़ और ध्यान देना भाई, यहाँ पे एक दो स्केल है। पहला स्केल है पाउलिंग स्केल। पाउलिंग ने क्या किया था, ई एन निकालने के लिए एक स्केल दिया था। उसने क्या किया था, बॉन्ड एनर्जी को बेस मान के एक स्केल दिया था। इंपॉर्टेंट है भाई, पाउलिंग स्केल किसके ऊपर बेस था, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर बेस था। और उसका जो फॉर्मूला आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछते हैं पर कभी कभी पूछ लेते हैं, जब पूछेंगे तब याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए माइनस एक्स बी का मतलब होता है ई एन डिफरेंस, या इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन मतलब एक्स ए माइनस एक्स बी। ठीक है, तो ई एन डिफरेंस किसके बराबर होगा, 0.208 अंडर रूट डेल्टा ई के बराबर। ठीक है, ऐसे ही आता है दूसरा मूलिकन स्केल। मूलिकन स्केल क्या बताता है कि उसी एलिमेंट की अगर तुमको ई एन निकालना है तो उसकी आई पी और ई ए का ऐड करो और उससे 2 से भाग दे दो, या फिर आई पी और ई ए का एवरेज जो होगा वही क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल क्या बताता है, जो मूलिकन स्केल है उसमें क्या कर दो, 2.8 का भाग दे दो। मूलिकन स्केल का मतलब क्या है भाई, उसका आई पी प्लस ई ए अपॉन 2, उसमें से क्या कर दो, 2.8 का भाग दे दो। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसको मैं शॉर्ट में लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 5.6। तो ये आ जाएगा पाउलिंग स्केल के अंदर क्या हो जाएगा, ई एन जो है आई पी प्लस ई ए को 5.6 से अगर भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए के बराबर आ जाएगा। तो कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, कभी बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं पर कभी कभी पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ई एन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यहाँ से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं डेल्टा ई एन क्या हो गया, बॉन्ड की नेचर। डेल्टा ई एन एक्स ए माइनस एक्स बी, अभी बता चुका हूँ मैं तुमको। अगर बात करते हैं, देखो कोई भी बॉन्ड हुआ तो देखो अगर उनके बीच का ई एन डिफरेंस 0 हुआ, इसका मतलब कैसा है, वो कोवलेंट बॉन्ड है और नॉन पोलर बॉन्ड है, तो 100% कोवलेंट हो जाएगा वो। अगर ई एन डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब क्या है, प्योर कोवलेंट है।
जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, इसकी EN 2.1, इसकी 2.1, दोनों की EN डिफरेंस सेम। इसका मतलब क्या है, जब EN डिफरेंस सेम है तो क्या हो जाएगा, 100% कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अब उसके बाद जैसे जैसे EN डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो उसमें क्या हो जाएंगे, कोवलेंट के साथ साथ उसमें आयनिक करैक्टर भी ऐड होते जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो पोलर होने स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे EN डिफरेंस बढ़ा दोगे तो पोलर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 1.7 आ गया EN, और उसके उसको क्या बोलेंगे, 1.7 या उससे ज़्यादा EN हुआ तो उसको आयनिक बोलने लग जाएंगे। ठीक है, उनके बीच की रेंज जो होगी उसको क्या बोलेंगे भाई, उसकी बीच की रेंज को पोलर बोल देंगे, पोलर कोवलेंट बोल सकते हैं। एक आता है हैंज स्मिथ फॉर्मूला या हैनी स्मिथ फॉर्मूला। कभी कभी इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार ये डायरेक्टली पूछ लेता है। अगर तुमसे पूछे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, इसको कभी कभी शॉर्ट में कभी तुमने पढ़ा होगा तो हनी सिंह फॉर्मूला ऐसे भी बोल देते हैं मजाक मजाक में, एक्चुअली क्या है, हैनी स्मिथ फॉर्मूला। ये क्या है भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। कोई एलिमेंट दे दिया तुमको और उनके बीच में अगर तुमसे पूछ दिया कि कितना परसेंटेज आयनिक करैक्टर है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, हैनी स्मिथ फॉर्मूला काम देते हैं। ठीक है, तुमको पता है कि जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज करैक्टर बढ़ते हैं तो EN बढ़ेगी, जैसे कि SP, SP2, SP3। और ये भी तुमको पता होगा कि इनको एक तरीके से याद रखते हैं, SP अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो उसको इसकी EN कितनी होगी, एक हुआ SP2, एक SP3। इसकी अगर EN तुमसे पूछे तो SP3 की कितनी होती है, 2.5, SP2 की 2.75 और SP की 3.25। इसको याद रखने का एक दूसरा तरीका भी है, वो मैं बता देता हूँ तुमको। EN, इनकी EN इसकी 2.5, इसकी 2.75, इसकी 3.25। इसको बोलता है 2.5, 2.25, 3.25। SP3 की EN डिफरेंस EN कितना होगा, 2.5, SP2 का 2.25 और SP का कितना हो जाएगा, 3.25। इजीली ऐसे याद रख सकते हैं, तो 2.5, 2.25, 3.25 करके जैसे जैसे परसेंटेज करके बढ़ेंगे तो EN डिफरेंस बढ़ जाएगा या EN बढ़ जाएगी। ऐसे ही आता है शोमेकर स्टीवेंसन फॉर्मूला। ये क्या करता है, बॉन्ड लेंथ निकालने के काम आता है। कोई दो एलिमेंट है, अगर उनके बीच का बॉन्ड लेंथ निकालना है, कोई एलिमेंट है A और B, उनके बीच का अगर बॉन्ड लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN, ये निकाल के और उनके बीच की बॉन्ड लेंथ वो निकाला जा सकता है। ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं। ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ध्यान रख लेना, कभी कभार पूछ लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वैलेंसी एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब वैलेंसी की बात करें तो बात करते हैं कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसकी हो जाएगी बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन संख्या या फिर 8 माइनस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वो इसकी वैलेंसी हो जाएगी। कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर लगा सकते हो। इम्पोर्टेंट जो है वो नेचर ऑफ ऑक्साइड है, या ऐसा बोल सकता हूँ नेचर ऑफ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो जो मेटल जो होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड कैसे होते हैं, जनरली बेसिक होते हैं। तो ये इसको मैं वापस से प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाता हूँ, एक सेकंड बात करते हैं। देखो भाई, जब इसको मैं पॉइंट में समझा रहा हूँ, देखो तो देखो मेटल जो है उसकी जो एस ब्लॉक बताता हूँ, चलो ब्लॉक वाइज समझाता हूँ। जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के जो मेटल हैं सारे, उनका जो ऑक्साइड है या फिर बोलो तो हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे, बेसिक होंगे एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम कैसा होता है भाई, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक को बोलते हैं हिंदी में उभयधर्मी। तो बेरिलियम कैसा होता है, एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी, मतलब जैसा सिचुएशन उभयधर्मी वो कंडीशन है जिसमें क्या हो जाएगा, अगर उसको साथ एसिड ऐड कर दोगे तो बेस बन जाएगा और बेस ऐड कर दोगे तो वो एसिड बन जाएगा। तो एम्फोटेरिक उसको बोलते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को फ्लक्चुएट करा ले। ठीक है,
अब वापस बात करते हैं भाई, जो एस ब्लॉक है वो सारे के सारे कैसे हैं भाई, बेसिक। लेकिन बेरिलियम कैसे हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा इतना। दूसरा बात करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक जनरली कैसे होते हैं, जनरली होते हैं एसिडिक। एग्जाम्पल लिखेंगे एस ब्लॉक का, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड, MgO, सॉरी बेरिलियम टेम्पोररी हो गया तो क्या ही लिखा था इसको, MgO, Li2O, ये सब चीज़ें। ठीक है। पी ब्लॉक जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक। अब एसिडिक में क्या आएगा पी ब्लॉक में, तो जैसे फॉर एग्जांपल CO2 हुआ, SO2 हुआ, SO3 हुआ, N2O5 हुआ, Cl2O हुआ, ऐसे ये सब क्या है भाई, एसिडिक है। लेकिन कुछ एलिमेंट कैसे हैं भाई इसमें, एम्फोटेरिक भी है। तो मैं पहले एम्फोटेरिक लिख देता हूँ, डी ब्लॉक बाद में लिखता हूँ, तो नोट लगा के लिखते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिक, उसको बोलते हैं उभय धर्मी। भाई हिंदी देख लेना, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, आज सब भिखारी इंदौर गए। मैं लिख देता हूँ, जनाबे अली, ई भी मतलब पंजाबी, ऐसा मतलब सॉन्ग, गाया करो, क्रोमियम प्लस दिए हुए ध्यान देना, Zn+2 है। आज सब भिखारी इंदौर गए या जाएंगे, जो भी लिखना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो इससे लगभग लगभग क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की, तो उसके लिए तुमको क्या करना है, एक ट्रिक याद रखनी है, जनाब अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, आज सब भिखारी इंदौर गए या इंदौर जाएंगे। जनाबी का मतलब क्या है, Zn+2 बेरिलियम एल्यूमिनियम लेड, और ये ऐसे करके सारे एलिमेंट निकाल लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, मतलब एस ब्लॉक के जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हैं वो जनरली बेसिक होते हैं, पर बेरिलियम के ऑक्साइड कैसे हैं, एम्फोटेरिक। मिल गया तुमको बेरिलियम, ये रहा बेरिलियम। तो ये कैसा है, एस ब्लॉक का। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे हैं, जनरली एसिडिक, पर कुछ एम्फोटेरिक भी है। Zn कैसा है, डी ब्लॉक का, मैं लिख दूँ, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, सॉरी एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक। क्रोमियम कैसा है, डी ब्लॉक का। उसके अलावा सब क्या है भाई, पी ब्लॉक का एलिमेंट। मतलब जिंक कैसा हो गया, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। क्रोमियम कैसा हो गया, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, तो दो तो हो गए डी ब्लॉक के, एक हो गया कैसा, एस ब्लॉक का, बाकी सब क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट। तो जनरली अगर तुमसे पूछे तो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं एसिडिक, जैसे CO2 हुआ, SO2 हुआ, SO3 हुआ, N2O5 हुआ। लेकिन अगर तुमसे बोले कि एम्फोटेरिक कौन है तो बता दोगे, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अगला बात करते हैं भाई, थर्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट। वापस से बात करते हैं, डी ब्लॉक के लिए क्या करते हैं, हमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट है और नेचर है, इसके लिए एक टेबल बताते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +2 है, +3 है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली बेसिक होते हैं। अगर डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट दे रखा है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको +1 दे रखी है, +2 दे रखी है, +3 दे रखी है, उसका मतलब कैसा है, वो बेसिक है। अगर उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, ध्यान देना भाई,
वापस से बता रहा हूँ, +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, तो हमेशा बेसिक होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि तुमको जस्ट 2 मिनट पहले ही बताया हूँ Zn+2 कैसा है भाई, एम्फोटेरिक। जर्नल बता रहा हूँ, ये जर्नल ऑर्डर है। ये +1 +2 +3 में कैसे होते हैं, ये जर्नली बेसिक। और अगर तुमसे बोले Zn+2 क्रोमियम+3 ये कैसे हैं, ये एम्फोटेरिक हैं। अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है तो वो कैसा होगा, एम्फोटेरिक। ये क्लियर हो गया। अगर तुमसे बोले +5 से लेके और +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब +5 +6 7 8, तो वो कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। इसका मतलब डी ब्लॉक में अगर तुमसे जर्नल ऑर्डर पूछे तो +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि वो बेसिक नेचर के हैं। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कैसा है, वो एम्फोटेरिक है। और +5 +6 +7 +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका मतलब एसिडिक नेचर के एलिमेंट है। वापस से बात करता हूँ, क्रोमियम+3 लिख देता हूँ, Zn+2 क्रोमियम+3 ये कैसे हैं भाई, एम्फोटेरिक, ध्यान दे लेना, ठीक है। एक चीज़ और है, V2O5 होता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ये जनरली तो कैसा होता है भाई, एसिडिक होता है। जनरली इसको एसिडिक मानते हैं, बट ये कुछ रिएक्शन में क्या करता है, एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करता है, बट इन सम रिएक्शन बिहेव आल्सो एम्फोटेरिक लाइक प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो होता है V2O5 नॉर्मली एसिडिक होता है, पर कुछ रिएक्शन में ये एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करता है। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से बात करते हैं, एक सेकंड, इससे पहले का हो गया क्या, हाँ हो गया। वापस से बात करते हैं, देखो एसिडिक हुआ, अगर एसिडिक है तो उसकी EN क्या होगी, एसिडिक की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक नेचर। उसके साथ साथ क्या हो गया, जो EN है, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया, कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐड कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं। कुछ एलिमेंट कैसे होते हैं भाई, ये न्यूट्रल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कौन कौन से हैं, तो ध्यान देना, CO NO N2O और H2O। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये भी पूछा गया है, तुमसे पूछ रहा था डायरेक्ट, ऑप्शन भी ज़्यादातर यही मिलते हैं। CO NO N2O H2O ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं वो याद रख लो, जनाब अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, आज सब भिखारी इंदौर गए या जाएंगे, ठीक है। ये तो सब कैसे हैं, एम्फोटेरिक है। और उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की, तो न्यूट्रल में क्या होंगे, केवल केवल 4 याद रख लेना, CO NO N2O H2O, ये सेम चारों के चारों ही ऑप्शन में आते हैं, ठीक है, हो जाएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट का बता दिया। डी ब्लॉक का अगर बात करते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो कैसी होती है, जनरली बेसिक होती है। लोअर मतलब +1 +2 +3। जो मीडियम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो कैसी होती है, जनरली एम्फोटेरिक। और +5 से लेके +8 तक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक की कैसी होगी, जनरली एसिडिक होगी। अब बात करते हैं Zn+2 क्रोमियम+3 ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। लेकिन वैनेडियम पेंटाऑक्साइड ये V2O5 जनरली कैसा होता है, ये एसिडिक होता है, पर कुछ रिएक्शन में कैसा करता है, बिहेव एज ए एम्फोटेरिक की तरह, ठीक है। यहाँ तक हुआ। वापस एक बार इसको देख लेते हैं, कुछ रहता नहीं गया। अब बात करते हैं बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/EA के, 1/EN के, सॉरी। तो बेसिक नेचर देखो, अब बात करते हैं तुमसे, EN जो होगा, EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एसिडिक नेचर, एसिडिक करेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/बेसिक करेक्टर, ये बेसिक नेचर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखो EN और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस निकाल लोगे। EN क्या होती है भाई, कंबाइन स्टेट होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, आइसोलेटेड गैसेस से एटम में निकाली जाती है। EN कैसी होती है, रिलेटिव प्रॉपर्टीज है और इसकी कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है भाई, कंप्लीट एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू है।
और साथ में इसकी इकाई है किलोजूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगली बात करते हैं ईएन की। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ईएन, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड किया जाता है। जब बात करते हैं ईएन की, तो सबसे ज़्यादा ईएन किसकी होती है, फ्लोरीन की, तुमको पता होगा 4 है। ऐसे ही बात करो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी ज़्यादा, क्लोरीन की। ध्यान देना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केवल और केवल ये है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, बता चुका हूँ मैं शायद तुमको। ठीक है, अब लास्ट पेज आ गया। अब बात करते हैं जनरल ट्रेंड के बारे में। लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती जाती है, बता चुका हूँ पहले ही तुमको। ऐसे ही जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगी, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन दोनों की वजह से तुमको बताया था, एक सिंपल ट्रेंड बता दो, चाहे आईपी हो, चाहे ईए हो, चाहे ईएन हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, जेड इफेक्टिव के, जेड इफेक्टिव के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, साइज के। यही याद रख लो, सब कुछ आ जाएगा, चाहे आईपी की बात करें, चाहे ईए की बात करें, चाहे ईएन की बात करें। तो इससे क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज क्या हो जाता है, कम होता है, तो आईपी भी बढ़ेगा, ई भी बढ़ेगा, ईएन भी बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती जाती है तो उससे क्या हो जाएगा, आईपी भी बढ़ेगा, ईए भी बढ़ेगा, ईएन भी बढ़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आईपी, ईए, ईएन ये सब बढ़ते हैं। ऐसे ही बात करें टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम में क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट, इसका मतलब साइज बढ़ रहा है, तो आईपी, ईए, ईएन तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हम वन शॉट लाते रहेंगे, तो स्टे ट्यून। धन्यवाद।